जय भीम, नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मूवमेंट के बारे में ये मेरा दूसरा वीडियो है। जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी के अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी, महाराष्ट्र की अध्यक्षा नेहाताई शिंदे जी लाइव आती है, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिलहाल कोरोना का जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, दुनिया में, उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमें लोगों को संपर्क में रखना चाहिए। मूवमेंट के बारे में अगर कुछ दे सकते हो तो हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें कुछ ना कुछ आप गाइड कीजिए। उसी तरह मैं मुंबई के अध्यक्ष दीपक शिवाजी हनुमते आपके सामने मूवमेंट के विषय में दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ। पहले वीडियो को आपने बहुत लाइक किया और अभी भी लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले हमारे मुंबई में 2 पुलिस सिपाही जो काम करते करते शहीद हो गए, एक चंद्रकांत पेंदुरकर और दूसरा संदीप सुर्वे। सबसे पहले इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भाई रमन वाल्मीकि की जो हत्या हुई है उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम तो कहेंगे कि उनकी हत्या हुई है और उस हत्या की ठीक से जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये भीम आर्मी की मांग है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं, लेकिन ये संविधान चलाने वाले पर भी निर्भर करता है कि जनता को किस तरह रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो बहनों भाइयों, ये मूवमेंट का मेरा दूसरा वीडियो है। मूवमेंट को हम 3 सब्जेक्ट में विभाजित कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट, एक पॉइंट जो है कि मनुवादियों का षड्यंत्र, जिसका हम बाद में विश्लेषण करेंगे क्या उनका षड्यंत्र है। दूसरा है हमारे जो कर्तव्य है, हमें क्या करना है। और तीसरा हमारे अधिकार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे क्या कर्तव्य है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं हर वक्त कहता हूँ, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम ना लेफ्ट के हैं ना राइट के हैं, हम सत्य वाले हैं। कुछ बातें हमें बार बार कहनी पड़ेगी, क्योंकि जो बेस लाइन है, जो सत्य है, उसके लिए हम मैदान में खड़े हैं। ये लोगों को हम बार बार बताना चाहते हैं।
मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हम सत्यवादी लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, माता रमाई, भीमाई, जिजाई, संत रविदास जी, भगवान बुद्ध, इनकी जाति अगर आप देखोगे तो ये एक जाति के लोग नहीं हैं। इसका मतलब हम लोग सत्य के साथ में हैं। जो सत्यवादी लोग रहेंगे, जो सत्य बोलेंगे, हम उनके साथ में रहेंगे। फिर वो गोविंद पानसरे रहे, दाभोलकर रहे, कलबुर्गी रहे, गौरी लंकेश रहे, ये लोग किसी एक जाति से संबंध नहीं रखते। इनको गोलियां दागी गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सच्चाई की साथ नहीं छोड़ी। इस दुनिया में ये झूठ है कि हर आदमी मरने से डरता है। मौत अंत नहीं होती। हो सकता है कोई इंसान की मौत हो जाए, लेकिन विचारों की मौत नहीं होती। तो आज हम जो मैंने मूवमेंट को 3 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो दूसरा पॉइंट जो है हमारे जो कर्तव्य है वो क्या होने चाहिए। हमारे मूवमेंट के लोग हर वक्त ब्राह्मण या ब्राह्मणवादियों को कोसते रहते हैं। अब देखिए, निसर्ग का ऐसा रूल है, दुनिया में कहीं भी देखिए, निसर्ग का रूल है कि हर एक कौम, हर एक जाति एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहती है। ब्राह्मणवादियों ने अपना दिमाग चलाया, ब्राह्मणवादियों ने अपना दिमाग चलाया, लेकिन किस हद तक, कुछ हद तक हम भी जागरूक नहीं रहे। बाबा साहब कहते थे कि ब्राह्मण होशियार है इसीलिए वो आगे नहीं है, हम लोग अनपढ़ है इसीलिए आगे है। और वही बात आज भी लागू है। बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए न्यौछावर कर दी। बाबा साहब कहते थे कि जिस कौम में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस कौम के लिए, उस कौम के उद्धार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन आज ये हमारे समाज के कितने प्रतिशत लोग मानते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। अगर वो षड्यंत्र रच रहे हैं तो षड्यंत्र जानना किसका काम है। एक सोचने वाली बात यह है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे गले में मटका था, कमर में झाड़ू था। लेकिन ये ठीक है, झाड़ू था, मटका था, पूरी दुनिया के अंदर गुलामगिरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन भारत देश की गुलामगिरी कुछ और थी। भारत देश की गुलामगिरी ऐसी थी
कि किसी के पीछे ऐसे कोई चाबुक लेके खड़ा नहीं होता था। दुनिया में रोम में देखिए, फ्रांस में देखिए और कई जगह पे देखिए, गुलामों को पकड़ा जाता था, गुलामों के ऊपर डायरेक्ट शारीरिक जुल्म किया करते थे। लेकिन भारत देश में शुरुआत में ऐसा हुआ रहेगा, लेकिन बाद में हमारे जो लोग थे वो आदी हो गए इस चीज़ के। इसीलिए बाबा साहब ने बात कही है, गुलामों को गुलामगिरी का एहसास करा के दीजिए, तब जाके वो क्रांति करेगा। अब गुलामों को एहसास अगर हम नहीं कराएंगे तो जो स्थिति कल की है वो आज भी हो सकती है। इसीलिए कभी कभी कुछ बातें हमें कड़वी करनी पड़ेगी। 2 किताबें अगर हमने पढ़ी है, मूवमेंट के बारे में अगर हम जैसे कि हम जानते हैं, बच्चा अगर कहीं खेलता है वो मट्टी में जाता है तो उसकी माँ उसके फटकारती है, डांटती है। अगर वो मट्टी अपने मुंह में डालता है तो माँ उसको मारती भी है। क्यों? माँ के दिल में मोहब्बत रहती है, प्यार होता है, करुणा होती है। हम अगर किसी को कुछ बोल रहे, कुछ समझा रहे, तो तुम्हारे समझाने में भी करुणा होनी चाहिए। मूवमेंट चलाना है, मूवमेंट आगे बढ़ानी है, ये सोच होनी चाहिए। ये जो मूवमेंट का प्लेटफॉर्म है, तुम कितने बड़े हो ये बताने का प्लेटफॉर्म नहीं है। तुम्हारा अहंकार यहाँ पे दिखाने के लिए तुम आए नहीं हो यहाँ पे। अगर कोई आया रहेगा, अगर कोई उस तरह से सोचता रहेगा कि मैं क्या हूँ, मैं हर वक्त बताऊँ, तो इससे गलत बात कोई भी नहीं हो सकती। क्योंकि तुम्हारे दिल में बाबा साहेब फुले शाह अम्बेडकर की मूवमेंट चलाने की एक अंदर से जज्बा हो। अगर वो जज्बा नहीं होगा तो मैं कितना बड़ा हूँ ये बताने के लिए अगर आप आए हो यहाँ पे मूवमेंट में, तो आपका कुछ काम नहीं आता। मूवमेंट भी चलेगी नहीं, तुम खुद तो डूब जाओगे, मूवमेंट को भी लेके डूब जाओगे। इसीलिए कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे डिस्कस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने अहंकार को बाजू में रखना पड़ेगा। अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से हमें करुणा रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस देश में जो कानून थे, इस देश में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था ने हमें हर एंगल से मजबूर कर दिया है। आज भी हमारे देश के अंदर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अस्पृश्य है, जो दलित समाज के लोग हैं, वो सिर्फ 5%, सिर्फ 5% पढ़े लिखे हैं।
हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। हमें सीखना होगा। हम सिर्फ बोलते हैं कि 3.5% लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, राज करते थे, कर रहे हैं, आज भी राज कर रहे हैं। लेकिन क्या उनके पास से भी कुछ सीखना पड़ेगा। देख लो, वो अहंकार को, उन्होंने अहंकार को फेंक दिया है। हमारे में होड़ लगी रहती है, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे हमारा दुश्मन कौन है, हमें किससे लड़ना है, वो हम भूल ही जाते हैं। हम आपस में ही संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष को रोकना पड़ेगा। हमें अपने समाज पे जो जातियाँ हो रही है, जो अन्याय हो रहे हैं, जो आज भी इनइक्वालिटी है, मतलब विषमता है, आज भी हमारा समाज, मैं मुंबई में रह रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ पूरे देश में क्या चल रहा है। जिस तरह वाल्मीकि की हत्या की गई, इसी तरह हमारे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन हम वीडियोस देख रहे हैं। शादी में घोड़े पे क्यों बैठे। गए साल गुजरात में घोड़ा लेके घूमता था अपना दलित समाज का लड़का, इसलिए उसके घोड़े को भी मार दिया, उसको भी मार दिया। कौन सी विचारधारा है, क्या विचारधारा है, किसने घोल दिया ये जहर। ये बड़ा युद्ध है, और ये युद्ध कोई तलवार से जीतने वाला युद्ध नहीं है, ये विचारों का युद्ध है। मैं जानता हूं सभी लोग बाबा साहब नहीं बन सकते, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे तो चल सकते हैं। बाबा साहब को उस वक्त सहस्त्रबुद्धे, टिप्पणीस, मराठे, ऐसे कई लोगों ने मूवमेंट में हेल्प की थी। लोकमान्य तिलक के लड़के जो थे, जो बाबा साहब को पहली बार सहभोजन के लिए बुलाया था, अब उसके बाद में पता नहीं उन्होंने क्यों सुसाइड कर लिया। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें हैं, उस पर कुछ रिसर्च होना ज़रूरी है। लेकिन किसी की मौत मूवमेंट को नहीं रुका सकती, इसीलिए मौत से मत डरो, क्योंकि हम जिंदगी में आए हैं, हम कुछ अमर रहने वाले नहीं हैं। हर इंसान मरने वाला है। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। तुम अगर सोचोगे मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी होनी चाहिए, तो रास्ते पे जो कुत्तों का जन्म होता है वो भी अपनी ज़िंदगी पूरी तरह जी लेते हैं। उस तरह हमें जीना नहीं है, हमें स्वाभिमान का जीवन जीना है। हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं। हम सोच सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी जो मानसिकता है, हमारी मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। उन्होंने, मनुवादियों ने उनका काम किया, उनको हमारे ऊपर राज करना था, किया, लेकिन कम से कम हमें, हमारा फर्ज क्या बनता था
उनका षड्यंत्र जानो। मैं आज भी कितने पदाधिकारी देखता हूँ जिनको मूवमेंट समझ में ही नहीं आती, वो उनके गुणगान गाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे मैं कहूँगा इंसान को प्रज्ञावान बनना चाहिए, साइंटिफिक एंगल होना चाहिए, तब तुम जानोगे कि हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे कई एग्जाम्पल है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये बात कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, उनका षड्यंत्र जानना चाहिए, ये षड्यंत्र को हम जिस तरह एडिक्ट हो गए हैं वो एडिक्ट नहीं होना है, उसको विरोध करना है, उसको जानना है और उसको ख़त्म करना है। बाबा साहब ने कुछ बातें हमें कही थी शिक्षा लेने के बारे में। हमारे कितने % बच्चे आज शिक्षा ले रहे हैं? हम जो मूवमेंट का काम कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर कितना लोग काम कर रहे हैं आज हम लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के भीम आर्मी के साथ है, आज़ाद समाज पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। कुछ बातें तो उनसे सीखो। सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस शिक्षा पे दिया है। मुंबई में तो इतनी बुरी हालत है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे देश के अंदर आरक्षण तो लागू किया, लेकिन इस देश की जो संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। इसकी वजह से हम लोग आज भी पिछड़े हैं। तो हमारे पास एक ही हथियार है। वो क्या हथियार है? शिक्षा। कितने % लोग शिक्षा ले रहे हैं? और हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी है, जो मूवमेंट में है, जो भीम आर्मी में काम कर रहे हैं और अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं, उनका फर्ज क्या बनता है? सोशल फील्ड में एक्टिव है ना, भाषण करना, इंटरव्यू देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना। इसके आगे क्या है हमारा काम? क्या हमने कभी कोशिश की कि हमारे जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके घर में हम लोग गए? कभी गए रहेंगे अपने कुछ काम के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए, लेकिन एक कॉमन प्रोग्राम होना चाहिए शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में हम क्या प्रोग्राम कर सकते हैं? हमारे कार्यकर्ताओं को उनके घर भेजिए। जो हालत मुंबई की है उसके आगे पीछे ऑल ओवर इंडिया की हालत हो सकती है। ज़्यादातर लोग गरीब हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। अब अगर हमारा समाज आज 70 साल देश स्वतंत्र हो गया और सिर्फ 5% लोग अगर एजुकेटेड हुए हैं, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? हर बात की नहीं, ये सब मनुवादियों ने किया है, ये ब्राह्मणवादियों ने किया है, ये शासनकर्ताओं ने किया है, ये बोल दिया तो हमारा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई।
हम लोग कितने अपने समाज के बीच में गए हैं, उन लोगों के घर में जा के उनके बच्चों को, जो मेरा कहना ये है कि 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों का डाटा आप जमा कीजिए। उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो क्यों दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, गरीबी ये कोई जवाब नहीं हुआ कि गरीबी है इसीलिए लोग नहीं पढ़ रहे। गरीबी के बावजूद भी लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ कई लोग हम लोग गरीबी से ही ऊपर आए हुए लोग हैं, पढ़े हैं, पढ़ सकते हैं। तो उनके घर में हमें जाना चाहिए, वो बच्चों का डाटा हमारे पास रहना चाहिए, उनके मोबाइल नंबर हमारे पास चाहिए, उनको क्या गंदी आदतें लगी है, उनके माँ बाप को क्या गंदी आदतें लगी है। आज हमारे कितने % लोग शराब पीते, शराब में लत है। आप बोलोगे ये बात मूवमेंट की नहीं है, ये बात मूवमेंट की है। अंतर्मुख होकर हमें ये भी सोचना पड़ेगा। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मनुवादी लोग तो हमको दबाने के लिए चातुर्वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ग बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे हाथ में भी कई चीज़ें हैं, पहले हमसे शुरुआत करें। लड़ना तो है, उनसे भी लड़ना है, लड़ेंगे और ज़रूर लड़ेंगे, और हर तरीके से लड़ेंगे। जिस वक्त हमारे हाथ में तलवार आती है तब हम लोग भीमा कोरेगांव करते हैं, और जिस वक्त हमारे हाथ में पेन आता है तब हम संविधान लिखते हैं। लेकिन ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, सिर्फ सोशल मीडिया में लगे रहोगे और फील्ड में कुछ भी काम नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। हमारे बच्चे ज़्यादातर क्यों नहीं सीख रहे हैं? अब शिक्षा के अंदर और एक बड़ी बात है जो मैं इसमें डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, जो मनुवादियों का षड्यंत्र है उसके अंदर डिस्कस करूँगा कि वो लोग किस तरह से षड्यंत्र बना रहे हैं कि हमारे लोग शिक्षा ना ले पाए। दूसरी बात है, हमारे लोग हमारा इतिहास नहीं पढ़ते। कई लोग हैं 1-2 किताब पढ़ी, कुछ लोग 1-2 किताब पढ़ लेते, कुछ तो कुछ भी नहीं पढ़ते। जो कुछ नहीं पढ़ते कम से कम चलो वो तो मान ही लेते कि मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन 1-2 किताब पढ़ने के बाद उनको लगता है कि पूरी भारत देश का आधुनिक इतिहास, पुरातत्व इतिहास, सब इतिहास में जान गया हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। इस अहंकार में रहते हैं। इसीलिए होता यह है कि मूवमेंट किस तरह करनी है, किस एंगल से हमें जाना है, ये उन्हें समझ में नहीं आता है। मैंने पीछे भी कहा था, इंसान को जिंदगी भर शिष्य होकर जीना पड़ेगा। जिस वक्त आप सोचोगे मैं गुरु बन गया तो समझ लो आप खत्म हो गए। अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना चाहिए, हर वक्त डाउन टू अर्थ।
जो इंसान अहंकार में लथपथ होता है, उसकी पोस्ट, उसकी बातें, उसका भाषण, हर वक्त वो किसी को नीचा दिखाने में बिजी रहता है। उसे लगता है कि मैं किसी को नीचा दिखा के आप बड़ा नहीं बनोगे। तुम खुद काम करो। निसर्ग का एक रूल है, और जब तुम काम करते हो तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, ये तुम सोचोगे ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मूवमेंट में कुछ लोग आए हैं पद कमाने, प्रतिष्ठा कमाने, पैसा कमाने। अब इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवमेंट एक गाय है। गाय हम किस लिए खरीदते हैं? गोबर के लिए नहीं, दूध के लिए खरीदते हैं। गोबर तो फ्री में मिल जाता है। गोबर हमें फ्री में मिल जाता है, तो हमारा मूवमेंट का जो इंटेंशन है वो काम होना चाहिए। तुम अगर काम करने के विचारों से, काम करने के हैसियत से अगर मूवमेंट में जुड़ोगे तो आपको सब मिल जाएगा। पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा। गाय जब हम खरीदते हैं तो दूध के लिए खरीदते हैं, गोबर के लिए नहीं। तो इसलिए मूवमेंट में अगर आप आते हो तो काम करने के लिए आए। हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि मुझे हमारे लोगों के लिए काम करना है। ये सोच के आना है। अपना बड़कपन दिखाने के लिए नहीं आना है। यहाँ पे रोजी रोटी का साधन नहीं है, उसलिए नहीं आना है। बाकी सब चीज़ें तो फ्री में मिलेगी आपको, और मिलना ही मिलना है। ये निसर्ग का रूल है। तुम अगर अच्छा काम करते हो तो तुम्हारा भी अच्छा होगा, हर एंगल से अच्छा होगा। हमारे जो भारत देश का इतिहास है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ऊपरी ऊपरी बातें, बाबा साहब को हम जानते हैं। बाबा साहब, कई लोग सोचते बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है, बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है, और फिर एक आध किताब पढ़ ली, बात हो गई। ऐसे लोग बाबा साहब के मूवमेंट से कभी भी गद्दारी कर सकते हैं, ये याद रखो। मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। कई लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको इतना ही मालूम होता है बाबा साहब ने संविधान लिखा है, बाबा साहब ने आरक्षण दिया है। आते जाते लोग होते हैं, अपना माहौल होता है, अपने लोग होते हैं, लोग मिलते हैं, सामने आते हैं, जय भीम करते हैं, बात खत्म। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, पढ़ाई करता है, उसको इतना ही मालूम है बाबा साहब ने संविधान लिखा है, बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है। धीरे धीरे वो पढ़ लिख के बड़ा होता है, अच्छी नौकरी लग जाती है, फिर वो झोपड़ी छोड़ के कोई अच्छे फ्लैट में रहने जाता है। जब वो फ्लैट में रहने जाता है तो वो फ्लैट के आजू बाजू के लोग, वो उनके घर में अलग अलग देव देवताओं के फ़ोटो होते हैं। तो घर में मैं बाबा साहब रखूँगा, घर में भगवान बुद्ध रखूँगा और महापुरुषों की फ़ोटो रखूँगा, तो मैं उनके सामने छोटा दिखूँगा। ऐसी सोच उसके दिल में होती है। ऐसी सोच उसके दिल में क्यों होती है? क्योंकि उसने बाबा साहब ठीक से पढ़े ही नहीं है। जो इंसान बाबा साहब को पूरी तरह से पढ़ता है, जो हमारा इतिहास पूरी तरह से जानता है, जो हमारा इतिहास हम पे हुए अन्याय
ठीक से पढ़ेगा तो इस दुनिया में वो कहीं भी जाए वो बाबा साहब को भी नहीं भूलेगा, हमारी मूवमेंट नहीं भूलेगा, हमारे कर्तव्य नहीं भूलेगा। दूसरी बात है, महापुरुषों का इतिहास भी पढ़ना ज़रूरी है और हमारे देश का इतिहास पढ़ना भी ज़रूरी है। महापुरुषों का चरित्र पढ़ना ज़रूरी है। आज मुझे गर्व है कि हमारे लोग छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिबाई ज्योतिबा फुले, इनके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं, जो कि उनके समाज के लोगों को भी पता नहीं है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को, जैसे कि उनका षड्यंत्र है, शिवाजी महाराज को भी भगवान का रूप देख के सीमित करना चाहते थे, लेकिन हमारे लोगों ने ये होने नहीं दिया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इतिहास जान रहे, खोज रहे, छानबीन कर रहे। एक वक्त था इतिहास लिखने का क्या, कुछ पढ़ने का, लिखने का, सुनने का तक अधिकार नहीं था। हम अगर वेद सुनते हो तो हमारे कानों में गरम शीशा पिघला के डाला जाता था, और जब डाला जाता था उस वक्त सोच लो, तुम्हारे कान में अगर गरम शीशा पिघला के डाल दिया जाए तो क्या आप जिंदा रहोगे? जिंदा नहीं रहते। इस तरह हमारे ऊपर अन्याय हुआ है। ये भी बातें होगी, बाद में होगी। फिलहाल तो हमारा जो कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य में इतना ही ठीक है, और आगे मैं आपके साथ जुड़ते रहूँगा, आपके सामने आते रहूँगा। मैं बार बार कहता हूँ, इस संबंध में अगर कोई भी प्रश्न हो तो कृपया मुझे पूछिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8689840777। मेरे फेसबुक पे भी आप पूछ सकते हो। बड़ी सीधी और बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई है। ईस्वीसन बताना, इतिहास बताना, ये सब बातें तो बहुत लोग कर रहे हैं। आगे हम भी करेंगे, मैं भी करूँगा। फिर पहले एपिसोड में मैंने जो हमारे भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हर जगह जाते हैं, संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं, मैंने वहाँ से शुरुआत की। सबसे पहले मैंने प्रियम्बल का एक्सप्लेनेशन किया। वो बहुत ज़रूरी है। अपने अधिकार क्या है, अगर वही हमें मालूम नहीं तो हम लड़ेंगे कैसे? बड़ा साफ साफ उनका इशारा है। वो इशारों का आगे बढ़ाने का काम हमारा है। बाबा साहब कहते थे कि जो रोड पे तमाशा करते, जिसमें डुम्बारी कहते, वो जो ढोल बजाते, ढोल बजाते बजाते कोई इंसान अगर मर गया, रोड पे गिर गया, तो दूसरा डुम्बारी खड़ा होना चाहिए। तुरंत वो ढोल उठा के बजाना चालू करना चाहिए। तो कोई एक इंसान ये मूवमेंट लेके नहीं चलेगा। हम सब का कर्तव्य, हम सब का काम है। बाबा साहब का मूवमेंट है ये, तो वो मूवमेंट आगे बढ़ाना है।
बाबा साहब ने संविधान तो लिखा है, बाबा साहब ने बीज बो दिया है, छोटा सा पौधा ऊपर आया है। अब हमारी जिम्मेदारी है उसका रक्षा करना। अगर आप नहीं रक्षा करोगे तो कोई भी जानवर आके खा जाएगा उसको। जानवर खाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, ध्यान में रखो। उसे प्रोटेक्ट करने का काम हमारा है। जानवर का काम जानवर करेगा, हम इंसान हैं, हमें संविधान बचाना है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसीलिए हमें ये काम करना पड़ेगा। और वो काम करते वक्त बाबा साहब ने एक वक्त कहा है, क्रांति करते वक्त हो सकता है वक्त पे तुम्हें अपना खून भी बहाना पड़े, तुम्हारी मौत भी हो जाएगी, इस बात का बदला तुम्हारे आने वाली पीढ़ी लेगी। लेकिन आज अगर अपना खून नहीं बहाओगे वक्त पे, तो आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी। हो सकता है फिर तुम्हारे गले में मटका आ जाए, हो सकता है फिर से तुम्हारे पीछे झाड़ू लटकेगा। तो वो लोग आपको सवाल पूछेंगे, हमारे माँ बाप दादा परदादाओं ने क्या किया। अपने अंदर के ज़मीर को जगाओ और दिलो दिमाग से काम करो, अहंकार छोड़ दो, मैं और मेरी बातें छोड़ दो। समाज आज भी बड़ी बुरी हालत से गुजर रहा है। बाबा साहब को अगर करुणा नहीं होती ना, तो आज हम लोग ये दिन नहीं देखे होते। तो अपने दिल के अंदर भी, अपने मन के अंदर भी करुणा जगाओ, प्यार मोहब्बत जगाओ, तब जाके आप काम करोगे। वरना तो सब ऊपरी ऊपरी बातें हो चलती रहेगी बस। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय भीम, जय भारत।